चलिए तो अगले जिले का रुख कर लेते हैं। दरभंगा है ये जिला और इसमें 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 में कौन लीड लेता हुआ नजर आ रहा है? रंजन जी, किसे एज देते हैं? देखिए, दरभंगा के 10 जिलों में जो दरभंगा जिले में जो 10 सीटें इससे पहले हम हर जिला के बाद एक स्कोर जरूर बता दें ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ी आसानी हो समझने में। चलिए रोमिता बताइए, अब तक जो स्कोर है सहरसा के बाद कितने स्कोर? उदय जी, आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, बीजेपी को अभी तक 28 सीटें जो हम देख पा रहे हैं, जेडीयू को 13 सीटें, एलजेपी को 2 सीट है, आरएलएम को 1 सीट है, और अगर इंडी महागठबंधन की बात की जाए तो आरजेडी को अभी तक 16 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें, सीपीआईएम को 2 सीटें, और ये इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जो आईपी गुप्ता की पार्टी को 1 सीट हम अभी तक दिखा पा रहे हैं, और नीचे एआईएमआईएम 6 है, निर्दलीय 1 है। चलिए, अब दरभंगा की 10 सीट में कौन किसका आंकड़ा बढ़ाता हुआ दिख रहा है? देखिए, अगर दरभंगा सीट की हम बात करें तो दरभंगा में कुशेश्वर स्थान की सीट है। यहाँ से जो पर्चा भरा था वो सिंबल समय पे नहीं मिला, तो गणेश भारती जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन की तरफ से। अतिरेक कुमार के लिए, जेडीयू प्रत्याशी के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। गौरव बराम का खेल तो खुद महागठबंधन ने अपने से खराब किया है। संतोष सहनी और अफजल अली खान के बीच जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया कि कौन प्रत्याशी, नहीं प्रत्याशी। लास्ट में जो है संतोष सहनी ने अपना नाम वापस ले लिया, उससे पहले अफजल अली को आरजेडी ने पार्टी से निकाल दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, और यहाँ पर मोहम्मद इफ्तिकार आलम और एआईएमआईएम के भी कैंडिडेट थे। तो सुजीत कुमार सिंह बीजेपी लीड लेते हुए दिख रहे हैं गौरा बौराम में। बेनीपुर में विनय कुमार चौधरी जेडीयू के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव में आगे दिख रहे हैं। मैथिली ठाकुर की सीट बहुत टफ है, ये टफ फाइट में फंसी हुई सीट है, और यहाँ पर मैथिली ठाकुर और विनोद मिश्रा के बीच जो है बिल्कुल घमासान जो है हो रहा है। ब्राह्मण वोट अगर बटे तो फिर मैथिली ठाकुर के लिए परेशानी होगी, लेकिन उनके लिए बीजेपी ने बिल्कुल एक तरह से कहिए तो पूरा जोर लगा दिया है। अमित शाह खुद वहां पर चीज़ों को देख रहे थे, मैनेज कर रहे थे, और जब वो वहां पर गए तो जो नाराज़गी थी उसको दूर करने का प्रयास किया है। तो अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं तो एक स्लाइट एज, बहुत स्लाइट एज मैथिली ठाकुर को दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ परिणाम बदल भी सकता है। दरभंगा ग्रामीण में इस बार उलटफेर होने की संभावना है। ललित कुमार यादव, आरजेडी के वरिष्ठ नेता, लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर मंडल इस बार बाजी मार सकते हैं। जेडीयू और एलजेपी के वोट को अगर पिछली बार भी आप मिला दें, और जनसुराज ने यहाँ से शोएब अहमद खान को और एआईएमआईएम ने भी मोहम्मद जलाल को उतार दिया है, तो मुस्लिम वोट कटा तो फिर ललित यादव के लिए परेशानी होगी। लेकिन उलटफेर दरभंगा शहरी सीट पर भी हो सकता है। संजय सरावगी फंस जाएं, हालांकि योगी का रोड शो भी हुआ, योगी आदित्यनाथ ने वहां पर रोड शो किया था। 5 बार के एमएलए हैं संजय सरावगी, अभी मंत्री भी हैं, लेकिन उनकी सीट भी फंसी हुई है, और फंसी है महागठबंधन की वजह से नहीं, जनसुराज से। यहाँ आरके मिश्रा पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी वजह से अगर वो ज्यादा वोट ले आए तो संजय सरावगी हार जाएंगे, और फिर वैसी परिस्थिति में वीआईपी का खाता खुल सकता है। उमेश सैनी यहां से चुनाव जीत सकते हैं। तो फिलहाल स्लाइट एज उमेश सैनी को, लेकिन टफ फाइट है ये भी, है ना। हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद बीजेपी को बढ़त दिखती है, बहादुरपुर से मदन सहनी को लीड दिखती है, हालांकि यहाँ पर भी मुकाबला टफ है। भोला यादव, लालू यादव के हनुमान कहे जाते हैं, वो हैं जनसुराज ने, लेकिन यहाँ से मोहम्मद आमिर हैदर को उतार कर उनका खेल खराब किया है। केवटी में टफ फाइट है। पिछली बार मुरारी मोहन झा जो हैं वो यहाँ से चुनाव जीते थे। लोकसभा में भी बीजेपी को यहाँ से लीड मिली है, लेकिन उनके सामने फराज फातमी हैं, बिल्टू सहनी जनसुराज से, और मोहम्मद अनीसुर रहमान एआईएमआईएम से। पूरा अनीसुर रहमान कैसा प्रदर्शन करते हैं उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर अनीसुर रहमान को वोट ठीक नहीं आते तो फराज फातमी जीतेंगे, अगर वोट आ जाता है तो फिर मुरारी मोहन जीतेंगे। टोटल पोलराइजेशन पर यहाँ का
सीट जो है वो डिपेंड करता है। अगर काउंटर पोलराइजेशन हुआ तो बीजेपी को जाएगी, नहीं तो नहीं। तो अब इसको किधर रखना है ये फैसला कीजिए। मैंने तो अभी स्लाइट एज बीजेपी को दे के रखा है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर जो है वो जीत मिली थी और अब्दुल बारी सिद्दीकी को जो है मुरारी मोहन झा ने पिछली बार पराजित किया था। तो इसलिए स्लाइट एज जो है मैं यहाँ पर बीजेपी को दे के रखा हूँ। लेकिन जाले में मुझे लगता है जीवेश मिश्रा की सीट फंस सकती है और ऋषि मिश्रा को कैंडिडेट बनाया था। हालांकि यहाँ पर फैसल रहमान हैं और मस्कूर अहमद उस्मानी कांग्रेस के बागी हैं, ये दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि ऋषि मिश्रा जो हैं वो ब्राह्मण हैं और ललित नारायण मिश्रा के पोते हैं, तो अगर ब्राह्मण वोट ऋषि मिश्रा की तरफ आए तो फिर जो एमओआई का इक्वेशन है उसके सहारे ऋषि मिश्रा यहाँ से बाजी मार सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जीवेश मिश्रा को नुकसान हो सकता है जाले में। तो यहाँ पर कांग्रेस को स्लाइट एज, कांग्रेस को यहाँ पर एज मिल रहा है। और आंकड़े अब क्या हो रहे हैं फिर? इंडिया ब्लॉक में 5 हो रहे हैं, इंडिया ब्लॉक एनडीए को। दरभंगा में बीजेपी 4, जेडीयू 4, वीआईपी 1, कांग्रेस 1। चलिए बीजेपी 4। रोमिता अपडेट कर रही हैं आप? दरभंगा सीट से पुष्पम प्रिया भी चुनाव लड़ रही थी, तो उनके बारे में क्या रिपोर्ट है? देखिए मुकाबले में नहीं आ पाई हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो बहुत कड़ा मुकाबला दे पा रही हैं। चूंकि इस बार देखिए अब जो चुनाव हो रहा है ना, उसमें ज्यादातर सीटों पर बाइपोलर चुनाव होता है, या तो आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में, अब ज्यादातर जगहों पर आप देखिएगा तो ये चीजें आपको दिखेंगी, हाँ हैं या नहीं हैं। और जो बाकी होते हैं वो स्पॉइलर का काम करते हैं, किसी का काम बना देते हैं, किसी का काम बिगाड़ देते हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो दिखती हैं। अगले अब जिले का रुख कर लेते हैं, मुजफ्फरपुर, जिसमें इस जिले के बाद स्कोर अभी क्या है? हाँ रोमिता स्कोर बता दीजिए। बीजेपी को मिली है बता दे 32 सीटें मिली हैं। बीजेपी का स्कोर 32 है, जदयू का स्कोर 17 है, एलजेपीआर का स्कोर 2 है, आरएलएम का 1 है। तो वहीं इंडी में 16 है, आरजेडी तो कांग्रेस 6 है, वीआईपी को 1 मिली है और सीपीआईएम को 2 मिली है, आईआईपी को 1 मिली है, एआईएमआईएम 6 है, निर्दलीय 1 है। आप बीजेपी को 32 बता रही हैं, जेडीयू को 17। जी मुझे लगता है कहीं कुछ। चलिए ये कितने जिलों तक का है रोमिता? 13 जिलों को हमने अब तक डिस्कस किया है। और जी अभी तक हमने 13 जिलों को डिस्कस किया है, जिसके बाद आपको बता दें कि अभी तक अगर बात करें तो एनडीए अभी टोटल आपने इधर वाला एनडीए मुझे लगता है कि इधर हम लोग एनडीए और महागठबंधन, जी मुझे लगता है कि उसको आप एमजीबी कर दीजिए, इंडी को एमजीबी। चलिए जब तक मुजफ्फरपुर का हम लोग हाल जान लेते हैं। मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर रंजन जी क्या लग रहा है किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं? यहाँ पर देखिए गायघाट से कोमल सिंह को एज दिखता है और आई की सीट जो है वो फंसी हुई सीट है, किसको जाएगा बताना मुश्किल है। लेकिन जन स्वराज ने भूमिहार कैंडिडेट दिया है, अगर वो वोट काटते हैं तो फिर वीआईपी के भोगेंद्र सहनी को एज दिया जा सकता है। मीनापुर से अजय कुशवाहा को जो है वो बढ़त मिलते हुए दिख रही है। मुन्ना यादव का मुझे लगता है कि इस बार उनको परेशानी होगी। बोचाहा सीट जो है वो टफ फाइट में है, लेकिन यहाँ से आरजेडी को बढ़त दिखती है। सकरा की सीट है, वहाँ से भी मुझे लगता है कि एक टफ फाइट है, बेहद टफ फाइट है। उसमें उमेश राम को जो है कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनको बढ़त मिल सकती है। कुड़हनी से जो मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता हैं उनको एज दिखता है। मुजफ्फरपुर से एक बार फिर से कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी जो है मुझे लगता है कि वो बढ़त बनाने में कामयाब होंगे। कांटी से अजित कुमार जेडीयू में वापसी हुई है और वो जो हैं यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं, इस बात की संभावना दिखती है। हालांकि यहाँ पर जनसुराज ने भूमिहार कैंडिडेट दिया था, लेकिन अजित कुमार खुद भूमिहार हैं तो उन्हीं को वोट गया है। बरूराज से अरुण कुमार सिंह बीजेपी के हैं, वो लीड पर दिख रहे हैं।
पारू में देखिए सारा खेल अशोक सिंह के ऊपर है। बीजेपी ने ये सीट आरएलएम को दी थी, मदन चौधरी लड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, लेकिन जो 4 बार के विधायक थे यहाँ से और सिटिंग विधायक थे अशोक सिंह, वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अगर वो अच्छा वोट ले आते हैं तो आरजेडी के शंकर यादव को एज है। साहेबगंज से एक बार फिर राजू कुमार सिंह जो हैं वो बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर मुझे लगता है कि आगे चल रहे हैं। तो तो मुजफ्फरपुर में ओवरऑल सीन क्या बनता है? मुजफ्फरपुर में जो ओवरऑल सीन बनता है, बीजेपी 3, जेडीयू 3, कांग्रेस 2, आरजेडी 2 और वीआईपी 1, 6-5। वीआईपी के लिए काफी फ्रस्ट्रेशन वाली ये खबर है। यहाँ पर RJD एनडीए के लिए झटका है अगर आरजेडी को भी ऐसा 2 सीटें परिणाम मिल आता रही है है। यहाँ, जी आरजेडी को भी 2 सीटें मिल रही जी है। 2 सीटें। ठीक है, वीआईपी 1। चलिए रोमिता, अपडेट हो गया है स्कोर बोर्ड आपका? जी। रमिता कोशिश कर रही है कि वो मैच कराएं किसी तरह। दोनों तरफ के आंकड़े। पीछे एक बार मिला ले। तो अगले जिले पे चले या स्कोर बोर्ड बता रही है रोमिता? अभी तक का मैं बता दूं तो एनडीए के खाते में अभी तक आई है 53 सीटें। अब लास्ट 59 सीटें एनडीए की हैं। और बात करें महागठबंधन की तो महागठबंधन के पास 31 सीटें हैं, 31 पॉइंट्स अभी तक हैं। और लेफ्ट आउट पार्टीज की बात करें तो उनका 7 है अभी तक का आंकड़ा। चलिए, तो ये चले आंकड़ा है। वो लेफ्ट आउट बोल रही है, लेफ्ट पार्टीज नहीं, क्योंकि बिहार में लेफ्ट पार्टीज भी हैं। अदर्स के लिए। अदर्स हाँ। चलिए, तो अब अगले जिले का रुख कर लेते हैं, गोपालगंज। गोपालगंज में उदय जी कुछ बता पाएंगे? 6 विधानसभा सीटें हैं, क्या लगता है गोपालगंज में कौन बाजी मार सकता है? देखिए, मैंने गोपालगंज का दौरा तो नहीं किया था, रंजन जी से ही पूछना पड़ेगा। मैंने जिन इलाकों का किया था वहां की जब बारी आएगी तब मैं बता पाऊंगा। देखिए, गोपालगंज में बड़ा कुछ सीटें बहुत टफ फाइट में हैं और बताना बड़ा मुश्किल है। हम समीकरण के आधार पर बताते हैं, लेकिन कई बार समीकरण फील्ड पर जो है उलट पुलट हो जाता है। जैसे बैकुंठपुर से जो समीकरण है उसके अनुसार बीजेपी के मिथिलेश तिवारी को इस बार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिछली बार मनजीत सिंह ने जो जेडीयू प्रत्याशी थे, निर्दलीय लड़ गए थे और वो काफी वोट लेकर आ गए थे। इस वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा था और आरजेडी यहाँ से जीत गया था। और बरौली में तो बीजेपी जीती ही थी। तो इस बार इस समस्या से निकलने के लिए एनडीए ने किया कि मिथिलेश तिवारी को बैकुंठपुर दिया और बरौली की जो सिटिंग सीट थी आपको बीजेपी की, वो सीट जेडीयू को दे दी और मनजीत कुमार सिंह वहां से खड़े हो गए। तो ऐसे अगर आप समीकरण के लिहाज से देखिए तो दोनों सीट एनडीए के पक्ष में दिखती है। लेकिन क्या ऐसा हुआ है, क्योंकि बीच में 3-4 दिन पहले जो खबर आई थी कि जो राजपूत वोटर्स हैं वो मिथिलेश तिवारी को बैकुंठपुर में जो है वो वोट करने शायद न करें, ऐसा लग रहा था। मिथिलेश तिवारी का कुछ इस तरह का रिएक्शन भी था। और दूसरी तरफ ये भी चर्चा थी कि अगर राजपूत मिथिलेश तिवारी को बैकुंठपुर में वोट नहीं करेंगे तो ब्राह्मण बरौली में मनजीत कुमार सिंह को वोट नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो दोनों सीटें एनडीए के हाथ से चली जाएंगी। तो ये समीकरण के आधार पर मैं बता रहा हूं कि समीकरण, हालांकि अब ये 3-4 दिन पहले की बात थी, चुनाव तक चीजें जो है कुछ अगर सुलझ गई होंगी तो मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर से एज दिखता है, बरौली से मनजीत सिंह को भी एज दिखता है। एक सीट फंसी हुई गोपालगंज की भी है, सुभाष सिंह यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने ओम प्रकाश गर्ग को उतारा है, हालांकि उपचुनाव में आरजेडी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर लड़ रही है। और यहाँ से एआईएमआईएम अनस सलाम जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। उपचुनाव का याद होगा तो एआईएमआईएम ने ही महागठबंधन का खेल खराब किया था। एआईएमआईएम है और साधु यादव की पत्नी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि सुभाष सिंह को एक स्लाइट एज दिया जा सकता है, हार जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होने जा रहा है। इसी तरह से भोरे में जो है सुनील कुमार जेडीयू प्रत्याशी हैं, मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री, इस बार जो है वो लीड लेते हुए दिख रहे हैं।
कुचाई कोट में तो कोई संदेह ही नहीं है, अमरेंद्र कुमार पांडे कंफर्टेबल विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हथुआ में भी इस बार परिवर्तन हो सकता है। तो अगर ये सारी चीजें हुई तो गोपालगंज एनडीए स्वीप कर जाएगा 6-0 से। तो रोमिता अपडेट कर लें, इसमें पार्टी वाइज बता देंगे तो रोमिता को अपडेट करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर अगर देखिए तो बीजेपी 2 जेडीयू 4। चलिए, बीजेपी 2 जेडीयू 4 यानी यहाँ पर लेकिन इसमें 3 सीटें जो हैं वो फंसी हुई हैं, बैकुंठपुर, बरौली और गोपाल। हाँ, लेकिन एज मिल रहा है एनडीए को यहाँ पर। तो चलिए, एनडीए में 6 सीटें बढ़ा दीजिए रोमिता, और पार्टी बीजेपी 2 जेडीयू 4। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।